सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर से मैं प्रतिभा शर्मा। द्वितीय वर्ष आर्थिक एवं संसाधन भूगोल के विषय में आज चर्चा की जाएगी और आज का जो विषय है आर्थिक भूगोल की मूलभूत संकल्पनाएं। भूगोल में आधारभूत संकल्पनाओं का आरंभ भू आकृतिवेत्ता जेम्स हटन द्वारा 1785 से माना जाता है। आर्थिक भूगोल का सर्वप्रथम विकास वाणिज्य भूगोल के रूप में 1862 में हुआ तथा जर्मन वैज्ञानिक गोड्स ने आर्थिक भूगोल को स्वतंत्र शाखा के रूप में 1882 में विकसित किया। आर्थिक भूगोल विषय के स्वरूप को समझने के लिए 11 मूलभूत संकल्पनाओं में रखा जा सकता है। ये सभी संकल्पनाएं विषय का को अंतर संबंधित तथा मिश्रित स्वरूप में प्रदर्शित करती हैं। तो आज हम चर्चा करते हैं आर्थिक भूगोल की मूलभूत संकल्पनाओं के विषय में। पहली संकल्पना, आर्थिक भूदृश्य की संकल्पना। भूदृश्य शब्द की उत्पत्ति जर्मन भाषा के लैंडशाफ्ट से मानी जाती है, जिसका अभिप्राय प्राकृतिक, सांस्कृतिक तथा मानवीय क्रियाकलापों का मिश्रित स्वरूप है। इसी के अनुसार भौतिक सांस्कृतिक तत्वों के संदर्भ में मानव वर्ग की आर्थिक क्रियाकलाप को आर्थिक भूदृश्य कहा जाएगा। विश्व स्तर पर इसमें पर्याप्त भिन्नता देखने को मिलती है। किसी भी प्रदेश के अर्थतंत्र के विभिन्न पक्षों जैसे कृषि, उद्योग, उत्खनन, व्यापार आदि से संबंधित भिन्न तत्वों, वस्तुओं, उपकरण तथा साथ ही साथ में इन सभी का सम्मिश्रित रूप आर्थिक भूदृश्य कहलाता है। जर्मन विद्वान रुडोल्फ वेटगेन्स के अनुसार आर्थिक भूगोल का चरम लक्ष्य आर्थिक भूदृश्य निर्धारण करना तथा इसका व्यावहारिक उद्देश्य प्रकृति के तत्वों का कुशलता से उपयोग करना है। अब इस आर्थिक भूदृश्य की जो हमने बात कही, इसके विषय में जरा स्पष्ट कर लेते हैं। हम इसको 3 में बांट करके और ज़्यादा सुस्पष्ट करेंगे। प्रथम, परिवहन व्यापार भूदृश्य। हम जब परिवहन व्यापार भूदृश्य वाले क्षेत्र का अवलोकन करें तो वहाँ पर हमें अनेक तरह के स्वरूप देखने को, अनेक तरह की स्थितियाँ, प्रक्रियाएँ ये देखने को मिलती हैं, जिसके अंतर्गत परिवहन साधन, परिवहन के मार्ग, गोदाम, चुंगी नाका, कार्यालय, वर्कशॉप, व्यापारिक प्रतिष्ठान, बैंकिंग, बीमा, विपणन केंद्र, दलाल समूह, व्यापारिक बस्तियाँ, ये सारा के सारा स्वरूप हमें देखने को मिलता है, जिसको हम परिवहन एवं व्यापार भूदृश्य के अंतर्गत सम्मिलित कर सकते हैं। अब बात करते हैं कृषि भूदृश्य की। जब कृषि भूदृश्य की ओर हम दृष्टिपात करें तो समूची कृषि व्यवस्था का स्वरूप हमें देखने को मिलता है। उदाहरण के लिए यहाँ निर्वहन कृषि का स्वरूप देखा जा सकता है, परंपरागत कृषि का स्वरूप देखा जा सकता है तथा इन सभी कृषि के से संबंधित उपकरण, बागान, कृषक का कार्य आदि समूचा दृश्य हमें देखने को मिलता है, जो कि हम कृषि भूदृश्य, जिसको हम कृषि भूदृश्य के नाम से पुकार सकते हैं। औद्योगिक भूदृश्य। औद्योगिक भूदृश्य की बात करें तो यहाँ उद्योग से संबंधित बड़े बड़े कारखाने, श्रमिकों की बस्तियाँ, कच्चे माल के गोदाम, परिवहन, विद्युत स्टेशन, भट्टियाँ, मशीनरी आदि जैसे का सम्मिलित स्वरूप हमें देखने को मिलता है। इसे हम औद्योगिक भूदृश्य कहते हैं। अब हम दूसरी संकल्पना के विषय में बात करेंगे, पोषणीय आर्थिक विकास की संकल्पना। आज के सांस्कृतिक आधुनिकीकरण के कारण अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, प्रादेशिक तथा क्षेत्र स्तर पर अनेकों विकट समस्याएं हमें दिखाई पड़ती हैं। अतः आर्थिक भूगोल का प्रमुख आयाम आर्थिक विकास, उत्पादकता की वृद्धि करना तथा लाभप्रद रोजगार का सृजन करना है। इस हेतु आर्थिक भूगोल में विकास सूचकांकों, सामाजिक सुविधा की उपलब्धता के साथ साथ
पर्यावरण की दशाएं, जल प्रदूषण, कार्बन उत्सर्जन आदि जैसे पक्षों का अध्ययन किया जाता है। अब सतत विकास हेतु इन्हीं संसाधनों का पुनर्चक्रण, नवीनीकरण, टिकाऊ उत्पाद बनाने के लिए व्यक्तिगत, शैक्षिक और सरकारी स्तर पर आर्थिक भूगोल निरंतर प्रयासरत रहता है, जिससे कि वास्तव में पोषणीय विकास किया जा सके। तीसरी संकल्पना, प्रादेशिक आर्थिक विकास की संकल्पना। यह संकल्पना आर्थिक भूगोल के व्यावहारिक पक्ष को दर्शाती है। आर्थिक भूगोल का परम उद्देश्य क्षेत्र के आर्थिक विकास के विभिन्न पक्षों का मापन एवं विश्लेषण करना है तथा इसके पश्चात प्रदेश विशेष के आर्थिक विकास को निर्धारित किया जाता है। चौथी संकल्पना, आर्थिक विकास नियोजन संकल्पना। क्षेत्र विशेष के संसाधनों का मूल्यांकन किया जाता है कि कहाँ कहाँ पर क्या संसाधन है, किस अवस्था में है, फिर उनका सर्वोत्तम उपयोग कैसे किया जाए जिससे कि आर्थिक उन्नति सर्वाधिक की जा सके। अब जब हम इस आर्थिक विकास नियोजन की बात कर रहे हैं तो इसके अंतर्गत जो आर्थिक विकास नियोजन के विभिन्न चरण को हम 3 वर्गों में रख सकते हैं। पहला, संपूर्ण अर्थतंत्र को पदानुक्रम में विभाजित करना। कहने का अभिप्राय है कि समूचे आर्थिक क्रियाकलाप में संलग्न क्षेत्र को विभिन्न नियोजन क्षेत्रों में बांटा जाता है, जैसे प्रमुख नियोजन क्षेत्र, उप प्रदेश, छोटे प्रदेश आदि। दूसरा, संसाधन आधार पर प्रदेश में उपलब्ध संसाधन के आधार पर खंड विशेष में विशेषीकरण विकसित करना। जो भी संसाधन है उसका विशेषीकरण किया जाए, इस संबंध में नियोजन किया जाता है। तीसरा, विभिन्न प्रदेशों के मध्य कार्यात्मक संगठन का प्रारूप निर्धारित करना। विश्व के विभिन्न भागों में अन्य तरह के विभिन्न प्रकार के आर्थिक भूदृश्य देखने को मिलते हैं, किंतु इन सभी प्रदेशों के मध्य एक कार्यात्मक संगठन की रचना की जाए, ये नियोजन का एक महत्वपूर्ण चरण है। पांचवी संकल्पना, क्षेत्रीय कार्यात्मक संगठन की संकल्पना। विविध आर्थिक प्रदेशों के मध्य परस्पर कार्यात्मक संगठन पाया जाता है। कृषि प्रधान भूदृश्य में समरूपी संगठन होता है, जबकि नगर आधारित आर्थिक भूदृश्यों में व्यापक अंतर पाया जाता है। कृषि प्रधान भूदृश्य की बात यदि हम करें तो यहाँ दूर दूर तक खेतों का विस्तार, बैलगाड़ियाँ, औजार, श्रमिकों की झुग्गी झोंपड़ियाँ और कृषि कार्य करते हुए जो श्रमिक हैं वो देखते हैं। तो कहने का अभिप्राय है कि समूचा जो क्रियाकलाप हो रहा होता है वो सारा के सारा कृषि आधारित होता है, जबकि नगर आधारित हम भूदृश्य पर अंतर डालें, हम उस पर दृष्टिपात डालें तो उस भूदृश्य में हमें बहुत ही बड़ा अंतर देखने को मिलता है। कहने का मतलब है औद्योगिक इकाइयाँ तो दिखती ही हैं, साथ में कई सारे यातायात के साधन, यातायात के मार्ग, ढुलाई होना, कच्चे माल का आना, तो भिन्न भिन्न तरह के भूदृश्य का यहाँ समावेश हमें देखने को मिलता है। किंतु इन दोनों, चाहे वो कृषि प्रधान हो या नगर आधारित उद्योग हो, इनके मध्य एक कार्यात्मक संगठन का होना ज़रूरी है। अर्थात कृषि क्षेत्र से अन्य विश्व के भिन्न भागों की ओर यातायात साधनों के द्वारा आना जाना, साथ ही साथ इन दोनों के लिए उद्योग, कृषि इत्यादि जितने भी आर्थिक क्रियाकलाप हैं उनके लिए बाजार का होना, उत्पादित वस्तु का गुण और मात्रा, इन सभी का योगदान रहता है, जिन्हें कि हम कार्यात्मक संगठन के नाम से पुकार सकते हैं। छठा, आर्थिक अवस्थिति की संकल्पना। प्रत्येक आर्थिक क्रिया किसी स्थान विशेष में ही संपादित होती है तथा उसकी अवस्थिति द्वारा उसके क्षेत्रीय वितरण का भी हमें बोध होता है।
उत्पादन क्रिया के साथ साथ उसके क्षेत्रफल का भी हमें पता चलता है। जैसे हम उदाहरण के लिए लें, अगर विश्व में के मानचित्र में अगर हम अवलोकन करें चावल के उत्पादन के विषय में, तो पता पड़ता है कि विश्व के जितने भी मानसूनी जलवायु प्रदेश हैं उनमें चावल बहुतायत में उत्पादित किया जाता है। रबड़ के उत्पादन की बात करें तो विश्व के विषुवतीय रेखीय प्रांत जो हैं वहाँ पर रबड़ का उत्पादन प्रचुर मात्रा में देखने को मिलता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के 5 महान झील क्षेत्र में मोटर, ट्रैक्टर आदि का उत्पादन विस्तृत पैमाने पर देखने को मिलता है। तो कहने का अभिप्राय ये है कि जो स्थान विशेष में आर्थिक क्रियाकलापों की स्थिति है तो उसका स्वरूप इस संकल्पना के तहत उजागर होता है। उत्पादन क्षेत्र के विस्तार के साथ साथ वहाँ का आर्थिक भूदृश्य भी स्पष्ट होने लगता है। जैसे किसी क्षेत्र में लौह अयस्क का प्रचुर मात्रा में उत्पादन हो रहा है तो उसके निकटवर्ती क्षेत्रों में ही हमें लौह इस्पात उद्योग की स्थापना देखने को मिल जाती है। साथ ही साथ में श्रमिकों को आय मिल सके, रोजगार मिल सके, इस लिहाज से श्रमिक जनसंख्या का संकेंद्रण भी इन क्षेत्रों में देखने को मिल जाता है। तो कहने का अभिप्राय यह है कि लौह अयस्क का क्षेत्र है, किंतु उसके साथ साथ संबंधित बहुत सारे पक्ष भी देखने को मिलते हैं। 7वीं संकल्पना, आर्थिक अवस्थिति की संकल्पना के विषय में अपन इसको स्पष्ट कर देते हैं। मानसून प्रदेश में चावल की बहुतायत, भूमध्य क्षेत्र में रबड़ उत्पादन की प्रचुरता, 5 महान झील क्षेत्र संयुक्त राज्य अमेरिका के में मोटर, ट्रैक्टर आदि विनिर्माण का स्वरूप। ये था अवस्थिति की संकल्पना कि किसी स्थिति विशेष में, किसी क्षेत्र विशेष में ही किसी एक निर्धारित आर्थिक क्रियाकलाप की स्थिति वृहत पैमाने पर देखने को मिलती है। 7वें वाली संकल्पना, आर्थिक क्रियाओं के अन्य परिघटना से संबंध की परिकल्पना। आर्थिक क्रियाओं का विभिन्न परिघटनाओं से संबंध होना नितांत आवश्यक है। कोई भी एक आर्थिक क्रियाकलाप अपने आप में कोई महत्व नहीं रखता है, अतः इन अंतर संबंध को हम 4 वर्गों में रखकर और स्पष्ट तरीके से समझ सकते हैं। प्रथम, भौगोलिक तत्व संबंध। भौगोलिक तत्व संबंध में उदाहरण हम ये ले सकते हैं, जैसे जलवायु, वनस्पति। जलवायु के प्रभाव के अनुसार वनस्पति का वितरण निर्धारित होता है। वनस्पति मृदा, विश्व के जिन भागों में जिस प्रकार की वनस्पति है उसी के अनुरूप जिस प्रकार की मृदा का विस्तार है उसी के अनुरूप वनस्पति देखने को मिलती है। और मृदा जीवांश, कहने का अभिप्राय है
ये समस्त भौगोलिक तत्व हैं, जलवायु, वनस्पति, मृदा, जीवांश इत्यादि, लेकिन इनका पारस्परिक संबंध निश्चित रूप से किसी भी स्थान विशेष में देखने को मिलता है। भौतिक सांस्कृतिक अंतर संबंध। अब ये दो परिघटनाएं हैं। अब जैसे हम ये ले रहे हैं कि विश्व के जितने भी ढालू क्षेत्र हैं वहाँ वर्षा के समुचित उपयोग हेतु, वर्षा जल के समुचित उपयोग हेतु बांध की संरचनाएं कर दी जाती हैं। अब यदि बांध बन गए हैं तो मनुष्य स्वाभाविक है कि जल विद्युत उत्पादन सरलता से कर सकता है। बांध द्वारा जल विद्युत उत्पादन अब जब जल विद्युत उत्पादन भरपूर हो रहा है तो स्वाभाविक है कि आसपास के क्षेत्र में कुछ उद्योगों का भी स्थापन संभव है। विद्युत उत्पादन जिसके द्वारा उद्योग स्थापना। अगला परिघटना संबंध हम इस तरह से स्पष्ट करते हैं कि कार्य कारण संबंध। अब प्रकृति के और सांस्कृतिक स्वरूप के कई सारे ऐसे पक्ष हैं, जैसे किसी भी आर्थिक क्रियाकलाप का वो कारण हो सकते हैं। जैसे जलवायु की बात करें हम तो जलवायु के अनुरूप विश्व के किसी भी क्षेत्र में कृषि का स्वरूप होगा या किसी भी प्रकार के वृक्ष होंगे, वनस्पति होगी। जैसे हिमाच्छादित क्षेत्रों में, हिमपात होने वाले क्षेत्रों में हमेशा कोणधारी वन पाए जाएंगे, वहाँ पर कृषि कार्य संभव नहीं है। जबकि क्योंकि वनों की बहुतायत होती है, ऐसी स्थिति में लकड़ी काटने का व्यवसाय देखने को मिलता है। तो कहने का मतलब है कि अगर लकड़ी काटी जा रही है तो उसका प्रमुख कारण वहाँ की वानस्पतिक वहाँ की जलवायवीय दशाएं हैं। तो ये हुआ कार्य और कारण का। तो इसमें मिट्टी के द्वारा फसलों का प्रकार, जैसे विश्व के भिन्न भागों में मिट्टी में भी पर्याप्त विविधता देखने को मिलती है। जिस तरह के जीवांश की स्थिति, आर्द्रता की मात्रा या फिर मिट्टी के जो रासायनिक तत्व हैं वो किसी भी एक क्षेत्र विशेष में विशिष्ट प्रकार की फसल के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो इसके अंतर्गत हम ये पक्ष जो हैं कार्य और कारण के, उसमें कृषि के लिए अगर लें तो जलवायु, मिट्टी आदि द्वारा फसलीय स्वरूप फसलीय स्वरूप निर्धारित होता है। फसलीय स्वरूप निर्धारित होता है। अब अन्य जो परिघटना हम आर्थिक क्रियाओं का परिघटना से संबंध के अंतर्गत अंतर प्रादेशिक संबंध को भी एक महत्वपूर्ण स्थिति दे सकते हैं, महत्वपूर्ण अंग मान सकते हैं। विश्व के विभिन्न भागों में भिन्न भिन्न प्रकार के आर्थिक क्रियाकलाप किए जाते हैं, किंतु ऐसा कभी नहीं है कि किसी भी एक क्षेत्र में जो वस्तु उत्पादित हुई या किसी भी एक विशेष प्रकार का आर्थिक क्रियाकलाप संपादित हुआ तो वो वहीं तक ही सीमित रह गया हो। अन्यथा किसी भी एक क्षेत्र विशेष के उत्पाद या वस्तुएं जो हैं उनका एक स्थान से दूसरे स्थान तक संबंध बना रहता है। इसके अंतर्गत यदि हम बात करें तो ये अंतर प्रादेशिक संबंध को हम परिवहन, तथा संचार
इन दो माध्यमों से अभिव्यक्त कर सकते हैं। अब 8वीं संकल्पना, आर्थिक भूदृश्य की गत्यात्मक संकल्पना। कभी भी विश्व के किसी प्रांत में आज तक ऐसा नहीं हुआ है, आदिकाल से वर्तमान तक, कि एक ही प्रकार के आर्थिक क्रियाकलाप या उसका स्वरूप एक ही बना रहा हो। हमेशा समय के साथ और तकनीकी विकास के साथ साथ इन भूदृश्यों में परिवर्तन होते रहे हैं। तो ये इन परिवर्तनों का अध्ययन किया जाना नितांत आवश्यक है, जो कि आर्थिक भूगोल सतत रूप से कर रहा है, और जिसका परिणाम है कि इनका अवलोकन करके इनमें इनको भली भांति समझकर विकास योजनाओं को आधार प्रदान किया जा सकता है। अब है 9वीं संकल्पना, प्रादेशिक अंतरक्रिया की संकल्पना। विश्व के अनेकों क्षेत्रों में आर्थिक क्रियाकलाप अन्य क्षेत्रों, विश्व के किसी भी एक क्षेत्र में जो आर्थिक क्रियाकलाप संपादित हो रहा है, वो किसी दूसरे क्षेत्र को के आर्थिक क्रियाकलाप को प्रभावित न करे, ऐसा कभी होता ही नहीं। इसमें विचार व संसाधन गतिशीलता को सम्मिलित किया जा सकता है। आधुनिक विशेषीकरण तथा वृहद पैमाने में उत्पादन के युग में कोई भी आर्थिक कार्य संपूर्ण विश्व को प्रभावित करता है तथा स्वयं संसार के अन्य आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक दशाओं द्वारा प्रभावित होता है। तो इसके अंतर्गत प्रादेशिक अंतरक्रिया की संकल्पना के अंतर्गत जो किसी एक आर्थिक क्षेत्र का प्रभाव दूसरे क्षेत्र पर पड़ना तथा दूसरे क्षेत्र से उसका प्रभावित होना, तो इसमें हम अंतरक्रिया के दो पक्ष ले सकते हैं। अर्थात यहाँ पर हम बात कर रहे हैं आयात तथा निर्यात की। किसी एक स्थान में जो तत्व उत्पादित हो रहा है, वो दूसरे क्षेत्र को इनके माध्यम से, आयात और निर्यात के माध्यम से लाभान्वित कर सकता है। आर्थिक क्रियाओं, अब अगली संकल्पना, आर्थिक क्रियाओं के वर्ग की संकल्पना। विश्व भर में अगर आर्थिक क्रियाओं का अवलोकन किया जाए, उन पर दृष्टिपात किया जाए, तो विविधताएं देखने को मिलती हैं। विश्व के कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो पूर्णतया विकसित हैं, तकनीकी विकास कर चुके हैं, जबकि किन्हीं क्षेत्रों में मनुष्य को प्रकृति के साथ समायोजन करना पड़ रहा है, क्योंकि वहाँ की प्राकृतिक दशाएं बहुत कठोर हैं। तो ऐसी स्थिति में जितने भी आर्थिक क्रियाकलाप जो विश्व में देखने को मिलते हैं, आर्थिक भूगोल के तहत उनको विभिन्न वर्गों में उनकी गुणवत्ता तथा भौतिक, सामाजिक, राजनीतिक आदि कारणों के आधार पर उनको वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। इसके संदर्भ में हमने पूर्व में भी भली भांति चर्चा की कि ये सारे जो आर्थिक क्रियाकलाप हैं उन्हें 5 वर्गों में रखा जा सकता है उनकी गुणवत्ता के आधार पर। पहला वाला प्राथमिक वर्ग के अंतर्गत जो प्रकृति से व्याप्त तत्व हैं उनको सरलता से पाने का प्रयास सम्मिलित है। जैसे कि यदि उर्वर मृदा के क्षेत्र हैं तो वहाँ पर कृषि का कार्य हो जाएगा। तटवर्ती क्षेत्र हैं तो वहाँ पर सरलता से मत्स्याखेट किया जा सकता है। वन क्षेत्रों से लकड़ी काटने की स्थिति, चरागाह क्षेत्रों में पशुचारण का कार्य। तो ये सारे के सारे प्रकृति पर आधारित वाले जो क्रियाकलाप हैं उन सभी को प्राथमिक वर्ग में रखा गया है। अब द्वितीय वर्ग की बात करें तो प्राथमिक, इसमें हम पूर्व में यद्यपि चर्चा कर चुके हैं, लेकिन उसको पुनः एक बार लिख लेते हैं। प्राथमिक वर्ग, इसके अंतर्गत पशुचारण, मत्स्याखेट, कृषि आदि, इनका हम पहले ही वर्णन कर चुके हैं सारे ही वर्गों का, किंतु एक बार इसकी रूपरेखा यहाँ पर स्पष्ट करनी ज़रूरी है।
कृषि आदि। अब द्वितीय वर्ग जो है यही सब चीज़ें, पशुचारण, मत्स्याखेट, कृषि, इन सब से जो भी तत्व प्राप्त हुए हैं, तो मशीनों के माध्यम से और किसी प्राविधि के माध्यम से इनका जब हम मूल्यवर्धन कर देते हैं, तो ऐसे आर्थिक क्रियाकलाप को हम द्वितीय वर्ग में रखेंगे, जिसके अंतर्गत इसको भी स्पष्ट कर लेते हैं कि मशीन व प्राविधि द्वारा मूल्यवर्धन, इसमें प्रमुख है उद्योग। तो द्वितीय वर्ग का जो आर्थिक क्रियाकलाप है वो उद्योगों से संबंधित है। अब तृतीय वर्ग, तृतीय वर्ग में व्यापार, परिवहन और संचार को हम सम्मिलित कर लेते हैं। व्यापार, परिवहन व संचार, इसको सम्मिलित कर लेते हैं। चतुर्थ वर्ग, इसके अंतर्गत सेवाएं या क्रियाकलाप जो कि वित्त से संबंध रखते हों, वित्त, स्वास्थ्य, शिक्षा, मनोरंजन आदि। और पंचम जो वर्ग है, इसमें उच्च स्तरीय प्रबंधन, प्रशासनिक सेवा, शोध आदि, वैज्ञानिक शोध आदि को सम्मिलित कर सकते हैं। तो ये तो बिल्कुल स्पष्ट है कि जितने भी आर्थिक क्रियाकलाप हैं उन सभी को वर्गों में वहाँ की स्थिति को देखते हुए कई वर्गों में बांटा गया है, जो कि निम्न 5 वर्ग अभी हमने जिनका वर्णन किया। अब एक अंतिम परिकल्पना की चर्चा और करेंगे, आर्थिक विकास नियोजन की संकल्पना। इसमें विभिन्न क्षेत्र जो विश्व के भिन्न भाग हैं, वहाँ पर विभिन्न प्रकार के संसाधनों की उपलब्धता रहती है। अब वहाँ की दशाएं क्या हैं, चाहे वो आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक इत्यादि दशाएं हैं, तो वो निश्चित रूप से इन संसाधनों को प्रभावित करती हैं। तो इस संकल्पना के तहत संसाधनों का मूल्यांकन किया जाता है तथा उसके बाद ये भी निर्धारित किया जाता है कि उनका सर्वोत्तम एवं अनुकूलतम उपयोग किया जाए, जिससे कि प्रदेश को अधिकतम उन्नति प्राप्त हो सके। तो इसके संबंध में जो नियोजन किया जाना होता है वो इस संकल्पना का प्रमुख भाग है। तो आज हमने आर्थिक भूगोल की जो महत्वपूर्ण संकल्पनाएं हैं उनके विषय में चर्चा की। धन्यवाद।